सारी बातें जो आप सभी के सामने मैं लेकर के आ रहा हूं हमारे इस ऑफिशियल पब्लिक व्यू ब्लॉग पर। हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा हमेशा तरह कुछ न कुछ खास आप सभी तक लेकर के आता हूं और हमारा प्रयास होता है कि हर वो जानकारियाँ हम आप तक प्रेषित करें, आपके समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे आपको भी जानकारी हो सके कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आपको बताऊं कि वोट ऑफ वैल्यूएशन की बात करें तो हमारे एक वोट की कीमत क्या हो सकती है। आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे उस एक वोट से लोकतंत्र की मजबूती होती है, जनतंत्र हमारा मजबूत होता है और हमारे उसी वोट से हम किसी भी क्षेत्र में एक नेता चुन करके लाते हैं, एक जनप्रतिनिधि चुन करके लाते हैं जो हमारे क्षेत्र के विधि विधान को बदल सकता है। आज वर्तमान की स्थितियों में हम देख रहे होते हैं कि एक वोट की कीमत है क्या। हालांकि ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, बल्कि कई वर्षों से एक इतिहास रहा है जहां पर यह देखा जाता है कि वोट ऑफ वैल्यूएशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ या तो कुछ योजनाएं आपके ऊपर थोप दी जाती हैं और उन योजनाओं के बाद आपका जो वोटिंग रेशियो है वो कहाँ जा रहा होता है। हम एक वोट देते हैं, हमारे उस एक वोट से क्या होता है, क्यों हम वोट देने जाते हैं, मतदान के अधिकार क्या हैं, क्यों आखिर हम चुनाव में अपनी हिस्सेदारी लेते हैं। मोमेंट है, हर बार अलग अलग दिशा और दशा में चुनाव होते हैं। आज हम जब वोटिंग इस चुनावी मोमेंट में जब खड़े होते हैं, उस चुनावी दौरान होता यह है कि एक तरफ मतदान हो रहे होते हैं, मतदान के कुछ दिनों पश्चात परिणाम आते हैं और उस परिणाम के बाद एक नई दिशा शुरू होती है। उस नई दिशा में जो संचालन करने वाला होता है, सपोज एक विधानसभा में एक विधायक जब हम चुन करके ले करके आते हैं तो हम उससे बड़ी बड़ी उम्मीदें करते हैं कि ये विधायक अगर हमने चुना है, जनादेश का पालन होना चाहिए, जनता ने आदेश दिया कि अब हमने आपको 5 वर्ष के लिए एक कुर्सी में बैठा दिया जो कि सत्ता पक्ष की हो या फिर विपक्ष की हो। तो कहीं ना कहीं पर यह देखा जाता है कि जब हम 5 वर्ष के लिए एक विधायक चुन करके लाते हैं और हमारे एक वोट से एक सरकार का निर्माण होता है, एक विधानसभा का प्रत्याशी चुनाव जीत करके आता है, एक लोकसभा का सांसद चुनाव जीत करके आता है, लेकिन हमारे उस वोट की वैल्यू क्या होती है उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जब हम एक वोट दे रहे हैं, हमारे एक वोट से एक नया तंत्र बनता है, उस नए तंत्र में एक नई शुरुआत होती है, एक नई दिशा में जोर डाला जाता है और उस नई दिशा के आधार पर सबसे पहले ये तय होता है कि हमारे क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएँ थी उन मूलभूत सुविधाओं का अब क्या होगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। देखिए, हमारे यहाँ जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद परिणाम आए, उस परिणामों के बाद क्या स्थितियाँ बनी और उससे पहले क्या थी, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी के सामने पेश करने जा रहा हूँ। होता ये है वर्षों के इतिहास में जहाँ पर लगातार कुछ ऐसे भी आप चाहे आपके विधानसभा क्षेत्र में हो, चाहे हमारे विधानसभा क्षेत्र में कई लोगों की, जैसे पूरा अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के विधानसभा में एक इतिहास देखा गया। कई विधानसभा क्षेत्र में आप देख रहे होंगे जहाँ 20 वर्ष 25 वर्ष लगातार 30 वर्ष से एक ही विधायक लगातार चुन करके आते रहे हैं। अब बात आती है उन क्षेत्रों की, उस क्षेत्र की विकास की, उस क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं की। दरअसल होता यह है, हम एक नेता तो चुन करके लाते हैं लेकिन उस नेता से हम सवाल करना भूल जाते हैं कि वो हमारे क्षेत्र के लिए करेगा क्या। आपको बताऊं, हमारे उस एक वोट की कीमत दरअसल अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो सकती थी। हमारे उस एक वोट की कीमत हमारे लिए अच्छे जल संसाधन हो सकते थे, जिसमें पेयजल हो, किसानों के लिए सुविधाएँ हों और कई तरह की सुविधाएँ जिनको लेकर के चाहे आज हम कुआं, तालाब वगैरह, नल, नहर, सब हर चीज़ की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सरकार हर वर्ष लाखों करोड़ों रुपए की बजट बनाती है और बजट के आधार पर जो मैनिफेस्टो तैयार और मैनिफेस्टो के साथ उन योजनाओं को धरातल तक उतारा जाता है। आपको बताता हूं कि धीरे धीरे करके जो समय परिवर्तन हुआ, उस समय परिवर्तन के साथ हमने क्या खोया और क्या पाया। हम जब चुनावी मोमेंट में होते हैं, चुनावी मोमेंट के बाद हम एक विधायक तो चुन करके ले आते हैं, लेकिन स्थितियाँ क्या होती हैं। दूसरी तरफ हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और उससे पहले जो पास्ट की जो स्थितियां थी, यानी कि भूतकाल की जो स्थिति थी, जो समय बीत गया, उस समय पर कितना सुधार आया था। हमने कभी इस बात को सोचने का समय ही नहीं निकाला और ना कभी हम इन बातों पर गहराइयों तक गए कि वास्तविकता थी क्या। बात आई कि अब क्षेत्र को लेकर के, क्षेत्र में अब आपको ये देखना होगा कि क्या आपके क्षेत्र में जो शासकीय विद्यालय बने हैं वो कितने बेहतर हैं। आपके यहाँ किसानों के लिए क्या सिंचाई के संसाधन हैं या नहीं है, वो भी आपको देखना है। आपके यहाँ पेयजल की व्यवस्था क्या है, आपके यहाँ अस्पतालों की सुविधाएं क्या हैं, क्योंकि चिकित्सा व्यवस्था सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अगर आप अपने घर के बच्चे को अच्छी और बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। उन 2 रास्तों में खासतौर पर एक होता है प्राइवेट स्कूल की ओर और एक होता है सरकारी संस्थान की ओर, जिसे सरकार ने हमारे लिए बनाया। अब जब हम सरकारी तंत्र की ओर जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत हद तक कुछ जगहों पर बहुत सुधार भी आया और कई जगहों पर आज भी स्थितियाँ
बड़ी ख़राब होती हैं। बड़ी ख़राब स्थिति जैसे कि कई विद्यालयों का जब हम मुआयना करने जाते हैं तो वहाँ पर देख रहे होते हैं कि इस विद्यालय की स्थिति क्या जर्जर होती है। कई वर्षों से लोग वहाँ पर मांग कर रहे होते हैं अपने क्षेत्रीय विधायक से, लेकिन विधायक जी ने कभी ध्यान दिया ही नहीं। दूसरी बात आती है अब संबंधित विभाग की, जैसे शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था के लिए भी अलग अधिकारी बनाए गए, अलग विभाग बनाए गए, जिसे हम शिक्षा विभाग कहते हैं। तो क्या शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इतने सारे लेटर कागज़ अगर आपको दिए गए, पत्राचार किया गया, तो आप वहाँ तक पलट करके देखने जाते कि स्थितियाँ क्या बन रही हैं? किसी ने झांकने का प्रयास नहीं किया। दूसरा, जिस व्यक्ति को, जिस नेता को हमने 5 वर्ष के लिए इस सत्ता की कुर्सी में बैठाया है, वो हमारे लिए कितना काम करेगा और कितना बेहतर जो है तो प्रयास करेगा, जिससे हमारे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं पर इसमें भी गलती हमारी है, क्योंकि जब हमने वोट दिया तो वोट देते समय हमने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि 1 वोट ऑफ वैल्यूएशन यही कहती है कि आपका एक वोट जो हमारे क्षेत्र की, हमारे गृह ग्राम की स्थितियों को बदल सकता था, उसे हमने बदलने का प्रयास नहीं किया। होता यह है कि जब सरकार हमारे लिए मैनिफेस्टो तैयार कर रही होती है, मैनिफेस्टो के दौरान कई सारी योजनाएं तैयार की जाती हैं, और उसी सत्र में एक बड़ी विडंबना और बड़ी बात सामने आती है, जब चुनाव से कुछ महीनों पहले एक योजना तैयार कर दी जाए और उस योजना के पीछे यहाँ पर जनता पीछे पीछे भागना शुरू करती है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की हो, चाहे शहरी क्षेत्र की हो। आजकल देखिए लोगों को बड़ा अजीब सा महसूस शायद नहीं होता होगा, लेकिन हमें अजीब सा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने जो परिस्थितियाँ बिगड़ रही थी, उन परिस्थितियों को में सुधार कौन लाता? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह था। हमने कहा ना कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के ज़रा से भी कोई बात नहीं करना चाहता। अभी हाल फिलहाल विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव के परिणाम भी आ गए, लेकिन इस चुनावी सत्र में किसी ने मुद्दों की बात नहीं की कि हम अगर चुनाव जीत करके आएंगे तो हम सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देंगे। आपके यहाँ जो पानी की बिगड़ी हुई व्यवस्था थी, हम उस व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास करेंगे। आपके यहाँ अगर स्वास्थ्य की सुविधाएं दुरुस्त नहीं थी तो हम उन स्वास्थ्य की सुविधाओं को दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे, और स्वास्थ्य की सुविधाओं को दुरुस्त करने के साथ साथ हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके यहाँ क्षेत्र की चाहे सड़कें हों, चाहे और भी अन्य संसाधन जिनकी हमें ज़रूरतें होती हैं, हम उन पर सुधार लाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। लाई गई जो कि मुफ्तखोरी की ओर जनता को लेकर के जाती गई, और जनता भी उसकी कहीं ना कहीं पर आदी होती गई। लेकिन हमने क्या खो दिया? आपको बताता हूँ कि हमने क्या खोया। हम एक पूरे 5 साल का जो अवसर था, हम वो खो देते हैं। उस पूरे 5 वर्ष के दौरान कई बार तो ऐसा होता है कि अगर जिस नेता को आप नहीं चाह रहे थे वो चुनाव जीत जाता, तो आपसे बदले लेने का प्रयास करता, प्रतिशोध वाली भावनाएं लेकर के चल रहे होता कि नहीं, इसने मेरा विरोध किया था तो अभी हमें इससे बदला लेना है। ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन बात आती है क्षेत्र की, तो क्षेत्र के लिए चिंता जताने की चिंता किसी को नहीं होती कि हमको क्षेत्र के लिए बेहतर क्या कर रखना था। यहाँ पर जब हम देख रहे होते हैं तो आज जैसे वर्तमान में होता यह है, लोगों ने कहा कि अगर चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे, धन, बल सब कुछ चाहिए होता है, और बात भी कहीं ना कहीं पर सही है, क्योंकि जिसके पास अगर पैसे नहीं है और कोई व्यक्ति ईमानदार है और ईमानदारी के तौर पर चुनाव लड़ना चाहता है तो वो चुनाव हार जाता है। जनता के बीच थोड़ा सा परिवर्तन अगर लाना चाहते तो हमें किस बात का लाना चाहिए था? हम हर बार प्रयास करते हैं कि कोई ईमानदार व्यक्ति चुनाव लड़ने आएगा, चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीत करके आएगा, लेकिन ये जनता उसे कभी स्वीकार नहीं करती। स्वीकार नहीं करने का कारण होता है क्योंकि कारपोरेट स्टाइल में चुनाव हो रहे होते हैं, और उस चुनाव में होता यह है कि जो पैसे वाली यानी कि पूंजीपति जो लोग होते हैं वो चुनाव जीत करके आते हैं, और चुनाव भी लड़ने के लिए वही लोग उतरते हैं मैदान में। क्योंकि वर्षों का एक इतिहास जहाँ पर हम लगातार देखते आए हैं, एक समय होता था जब कोई गरीब किसान चुनाव लड़ता था, प्रधानमंत्री बनता था। हमारे देश के कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, और ये लोग चुनाव लड़ते थे, चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीत करके आते थे और क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करते थे। उस समय पर भी ऐसा नहीं कि आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आया, लेकिन आज जब बात आती है कि हमारे क्षेत्र का डेमोक्रेटिक क्या है, डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है, पूरे मध्य प्रदेश की डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है, अन्य राज्यों की डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है, पूरे भारत सरकार की डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है, पूरे जनता की डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है। सवाल डेमोक्रेसी से नहीं था, बल्कि सवाल एक वोट का था, क्योंकि हमने जो एक वोट दिया, उस एक वोट की कीमत ही यही है कि हमारे देश प्रदेश की जो आर्थिक स्थितियाँ हैं वो बिगड़ती चली गई। हमें मुफ्त की योजनाएं बड़ी अच्छी लगती हैं। मुफ्त की योजनाएं हमें इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि 20,000 की महंगाई के दौर से अगर हमें 2,000 रुपये भी कहीं मुफ्त से मिल रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। तमाम जो है तो कई सारी योजनाएं होती हैं, कई सारी घोषणाएं होती हैं, कई सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों पर काम कौन करना चाहता है? जितना मैं अनुभव कर रहा हूँ, मेरा एक एनालिसिस था यहाँ पर नेताओं को लेकर के खास तौर पर, तो मैं आपको बताऊं कि चुनाव जीतने के बाद कोई भी उस फंडामेंटल को याद नहीं करता और ना ही उन किए हुए वादों को याद करता है कि मैंने क्या क्या वादे किए थे। तो आपको बताऊं कि
शपथ लेते वक्त ये कई सारी बातें कह जाते हैं, लेकिन ये सारी की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ झूठ और दिखावे तक सीमित रह जाती है, क्योंकि उसके बाद एक नया तंत्र शुरू होता है, वो होता है सबका साथ और खुद का विकास। यहाँ पर वही होता चला आया। आज आप वर्तमान में स्थितियाँ देख लीजिए कि नेता कितने भी करप्टेड हों, लेकिन इन पर कितनी कार्यवाहियाँ हुई। कार्यवाहियाँ क्यों नहीं होती, उसका एक सबसे बड़ा कारण है सत्ता पक्ष कभी नहीं चाहेगा कि मेरे विधायकों या मेरे सांसदों के ऊपर कार्यवाहियाँ हों। हाँ, कार्यवाहियाँ होती हैं किनके ऊपर? विपक्ष में रह रहे लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि विपक्ष की सरकार नहीं होती और उन पर दबाव बनाना बड़ा आसान होता है। अभी इसके कई सारे उदाहरण हैं। विगत कुछ वर्षों में जो परिवर्तन आया, आप देखिए, क्या करप्शन की अगर हम बात करें तो सिर्फ क्या कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता या अन्य दलों के नेता ही सिर्फ करप्टेड थे? क्या भारतीय जनता पार्टी में रह रहे विधायक या सांसद करप्शन में से लिप्त नहीं थे? लेकिन कार्यवाहियाँ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर हम बहुत सारी चीज़ों को सामने लेकर के आएंगे, बहुत सारी बातों को सामने अगर हम लेकर के आते हैं तो कई तरह की बातें सामने आएंगी और तय है कि कई सारे ऐसे नेता, मंत्रियों, विधायकों का जो है तो खुलासा होना शुरू हो जाएगा, जिससे आप भी सोचेंगे कि इतनी संपत्तियाँ आई कैसे। क्योंकि हमने एक वोट दिया था और उस एक वोट की वैल्यूएशन ये थी कि हमने किसी को चुन करके लाया और जिसकी संपत्ति कभी 5 लाख हुआ करती थी, आज वो 5 करोड़ का मालिक है, और जिसकी संपत्ति पहले 5 करोड़ हुआ करती थी, आज वो कहीं ना कहीं पर 50 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। तो क्या यहाँ पर सवाल नहीं उठता कि ये संपत्ति आई कहाँ से? क्या जो जांच अधिकारी थे उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि संपत्ति आई कहाँ से, उसके जांच का ब्यौरा लेते? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अधिकारी खुद डरे हुए होते हैं। अधिकारी क्यों डर रहे होते हैं? क्योंकि जानते हैं कि अगर हमने ऐसी कार्यवाही की तो हमारे साथ क्या होगा। इसलिए कहीं ना कहीं पर इस डर और भयावह माहौल के बीच अधिकारी और जनता दोनों पिस रहे होते हैं। गलती यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की भी नहीं होती और ना ही जनता की होती है। जनता ने तो अपने हिसाब से बहुत बेहतर और अच्छा चुन करके लाया था। अभी तमाम इन्हीं कई परिस्थितियों के बीच में हमने कहा ना कि मूलभूत सुविधाओं की बात, क्योंकि 1 वोट ऑफ वैल्यूएशन, एक वोट की कीमत आपको समझनी होगी, और जब एक वोट की कीमत आप समझ रहे होंगे और समझने के बाद जब आप ये तय करते हैं कि अब क्या होगा, अभी जैसे मौजूदा हालातों में चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद तमाम कई सारे तरह की बातें बीच बीच में आती रही हैं कि ये नेताजी चुनाव जीत करके आएंगे तो ये होगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ। होता यह है कि जो दोनों दलों के कार्यकर्ता थे, बड़ी पार्टियां हैं, उन बड़ी पार्टियों के दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के समक्ष कुछ इस तरह की प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं कि जिनको देख करके घृणा महसूस होती है। चलिए, यहाँ तक ठीक था, लेकिन जब एक वोट जनता ने दिया, जनादेश आया, जनादेश का पालन कितने लोग करने वाले हैं, इस बात पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या आपके क्षेत्रों की जो स्थितियाँ थी, आपके चाहे विद्यालय हों, अस्पताल हों, किसानों के लिए सिंचाई के संसाधन थे और कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको लेकर के लोगों को लग रहा था कि नहीं, अब होगा, अब होगा, अब होगा, और ये अब करते करते अंतिम दशा और दिशा की ओर लोग फिर चले जाते हैं। फिर अब हमें इंतजार करना होगा कि फिर अगले 5 वर्ष का, जब फिर चुनाव हो रहे होंगे विधानसभा के और हमें फिर वोटिंग के लिए जाना होगा, हमें एक मतदान फिर करना होगा, तब हमें ये नहीं समझ में आएगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। हो सकता है आज देखिए, तमाम कई सारी बातों के बीच में लोग ज़रूर कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है तो बहुत आगे की ओर चला गया, लेकिन मैं ये मान करके चलता हूँ कि एजुकेटेड लोग भी कहीं ना कहीं पर इन सब जिम्मेदार, इस जो हुआ है इन हरकतों के लिए जिम्मेदार यही लोग हैं। एक बात बताइए, आज लोग चिल्लाते हैं कि युवा देश का भविष्य होता है, युवा पीढ़ी देश का भविष्य है। अगर युवा पीढ़ी देश का भविष्य थी तो फिर दोनों बड़े दलों ने युवाओं को क्यों अवसर नहीं दिया? एक बात आप देखिए कि जैसे राजस्थान के चुनाव में क्या होता है। चुनाव ठीक है, लेकिन उन विधानसभा क्षेत्रों की स्थितियों का क्या, जहां पर आप 5 साल कुर्सी में बैठे थे। कई वर्ष बीतने के बावजूद जब परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा हो तो उसे हम क्या मान लें? क्या आपने एक वोट अगर दिया तो उस वोट की कीमत सिर्फ यही है कि आप 5 साल जिन गतिविधियों में जी रहे थे उसी 5 साल को हम फिर जिएँ, हमारे घर के, आपके घर के बच्चे जो है तो फिर उसी स्थिति में जिएँ। मैं कहता हूँ कि जो लोग पैसे से संपन्न नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आप देख रहे होते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार और एक तरफ वो मजदूर वर्ग का परिवार जो कहीं ना कहीं गेहूँ के साथ घून की तरह पिस रहा होता है। क्यों पिस रहा होता है? एक गरीब घर का बच्चा जिसे हम सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं और जिनके पास पैसे हैं, सक्षम लोग हैं, वो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर के बच्चों के एजुकेशन की बड़ी चिंता होती है। सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि क्या जिन नेताओं को हम लगातार चुनाव जिताते हैं उनके बच्चे उस सरकारी स्कूल में कितने दिन तक पढ़ रहे थे? क्या वही नेता उन सरकारी अस्पतालों में जा रहे होते हैं? भाई, क्योंकि वोट तो उन्होंने भी दिया और हमने भी दिया, तो उस एक वोट की कीमत सिर्फ हमें चुकानी पड़ रही होती है। क्या ये सारी गतिविधियां नेताओं पर लागू नहीं होती थी जो चुनाव जीतते आए हैं? अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए, आज एक कर्मचारी
वोट तो वो भी दे रहा होता है, और जब वोट दे रहा होता है तो तय है कि कहीं ना कहीं पर उस वोटिंग की गतिविधियों में वो एक वोट देता है। उसने किसे चुना, क्यों चुना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क तब पड़ता है जब कोई एक नेता चुनाव जीत करके आता है। आप देखिए कि 60 वर्ष में एक कर्मचारी रिटायर होता है। यहाँ तक कि अब तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने जो पॉलिसियों पर परिवर्तन लाना शुरू किया, उस पॉलिसी में सीधा सीधा सिस्टम ये तय होता है कि कहीं ना कहीं पर जो पेंशन मिल रही थी उस पर भी खतरा, सरकारी नौकरियों पर खतरा। क्योंकि अब वर्तमान में जो स्थितियाँ बन रही हैं उन स्थितियों को लेकर के आप देखिए, जैसे एक तरफ हमारे क्षेत्र के विधानसभा के नेता होते हैं और एक तरफ जो है जनता होती है। उस जनता के बीच और नेताओं के बीच में एक बड़ी दूरी होती है, और उस दूरी को हम ये मान के चलते हैं कि हमारे क्षेत्र के नेताओं ने जनता से दूरियां बना ली हैं। क्योंकि यहाँ पर चुनाव हो गए, और चुनाव होने के बाद की जो स्थितियाँ बनने वाली थी वो अब आपके सामने होंगी। आप धीरे धीरे करके आगे की ओर जब जाएंगे तो उस आगे की ओर के जो कदम है वो कहाँ जा रहे होंगे, क्योंकि कई लोगों के मन में ये चल रहा होता है कि अरे अब शायद कुछ बेहतर हो जाए। हमने कई ऐसे क्षेत्रों का आकलन किया, वो देखा हमने रेशियो वहाँ पर कि क्या होता है। कई लोग आज भी चिल्ला रहे होते हैं कि हमें राशन नहीं मिल रहा होता। कई ऐसे पात्र लोग हैं जो कि गरीबी रेखा के राशन कार्ड के लिए जो है तो परेशान हो रहे होते हैं, और उन्हें 10,000 12,000 रुपये इस तरह के जब पैसे खर्च कर रहे होते तब उनके लिए। तो ये जो करप्शन से जुड़े हुए सवाल थे, जो करप्शन का जो सिस्टम चल रहा होता है, इस पर प्रतिबंध कब लगेगा, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी तरफ जो संबंधित विभाग होते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था वाले अधिकारी हों, या फिर स्वास्थ्य अधिकारी हों, इनकी क्या नैतिकता बनती थी, क्योंकि ये कभी अपनी जिम्मेदारी निभाना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं पर जो है तो इस बात का वो होता जो आधार इनका जो बना कि इन्होंने ये सोच लिया कि नहीं, अब जो भी होना है, क्योंकि हमारे नेता चुनाव जीत चुके हैं, अब हमारा कुछ भी नहीं होना। और लगातार यही होता ही आया है। देखिए, सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ऐसा ही होता था, और जब आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब भी ऐसा होता है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या युवाओं ने वोट नहीं दिया? जो पढ़ने लिखने वाले युवा थे, जो वेल एजुकेटेड हैं, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं पर अब जो बदलता वक्त है, उस बदलते वक्त में उनकी उम्र किस ओर जा रही है। क्योंकि जब कभी वो 18 के हुआ करते थे, फिर उसके बाद 21 के हुए, और धीरे धीरे करके एक पायदान चलता गया, और धीरे से होता है कि तब तक उनकी उम्र ख़त्म हो जाती है, क्योंकि नौकरी करने की क्राइटेरिया में अब नहीं रह जाते। दूसरी तरफ सवाल ये उठता है, क्या महिलाओं ने वोट नहीं दिया होगा? महिलाओं ने भी बराबर वोट दिया। तो क्या महिलाओं में पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएँ नहीं थी, पढ़ी लिखी लड़कियाँ नहीं थी जिन्होंने आपको वोट दिया? तो कम से कम आप उनके भविष्य की चिंता करते। लेकिन नहीं, यहाँ पर चिंता सिर्फ इस बात की गई कि वोट बैंक कैसे बढ़ेगा, वोट हमें मिलेगा कैसे। तो पहले ये होता था कि चुनावी माहौल में पैसे बांटे जाते थे, और अब खुले तौर पर पैसे दिए जाते हैं। कैसे? युवा वर्ग के लोग रहे हों, चाहे फिर आपके जो नौकरी पेशा लोग रहे हों, जो किसान हैं उन्होंने भी वोट दिया, महिलाओं ने भी वोट दिया, नए युवकों ने भी वोट दिया होगा, और जो एक तरफ एजुकेटेड पर्सन थे उन्होंने भी वोट दिया। तो उनके बारे में कितना सोचा जा रहा है? अब आप यहाँ पर देखिए, जो बेरोजगारी और बेरोजगारी के साथ बढ़ती हुई महंगाई, क्योंकि तय है कहीं ना कहीं पर अगर आपको 1,000 रुपये, 1,250 रुपये या 1,500 रुपये जो भी आपको मिल रहे हैं, तो क्या नेता अपनी जेब से दे रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं दे रहे होते हैं। क्यों नहीं दे रहे होते हैं? क्योंकि अगर वो अपनी जेब से जिस दिन देने लग जाएंगे तो तय है कि उनकी स्थिति खुद की क्या होगी, आपको जानकारी होना चाहिए। बदले में एक वोट जब आपने दिया तो उस एक वोट के बाद होता यह है कि ये बताइए कि सारे संसाधन किसके बढ़े। आप ज़रा कल्पना कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि एक जो विधायक होते हैं और एक जो सांसद होते हैं, उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, मैं आपको वो भी बताता हूं। आप देखिए कि आने जाने का किराया तक उन्हें दिया जाता है, टेलीफोन बिल उन्हें बराबर भुगतान होता है, ठीक है। 5 साल तक उन्हें बराबर सैलरी मिल रही होती है। यहाँ पर लोग 60 साल तक नौकरी करते हैं, उसके बाद उन्हें पेंशन मिलती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 5 साल भी अगर आप विधायक के पद में रहे हैं तो भी आपको पेंशन मिलेगी, और आप 5 साल नहीं बल्कि अगर 1 साल भी रहे हैं तब भी आपको पेंशन मिलना तय है। तो ये कौन सा डेमोक्रेटिक कानून था, और कैसे कानून व्यवस्था बनाई गई जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेताओं ने अपने भविष्य की योजना निधि बनाई, लेकिन जनता कहीं ना कहीं पर पीछे रह गई। एक बात बताइए, तमाम समस्त जनता को जो है तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको जो पेंशनधारी हैं और उनको पेंशन मिल रही होती है। आज आप चले जाइए कुछ ऐसी जनजातियाँ जहाँ आप देखते होंगे कि मूलभूत सुविधाओं का कोई आधार होता ही नहीं है। लेकिन क्यों नहीं होता है, इसका भी एक कारण बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो कमियां होती हैं, उन कमियों को लेकर के ये नेता हमारे सामने होते हैं। उनको एक बात पता होती है। एक बात बताइए, एक गांव में 1 किलोमीटर
की दूरी की जो है तो सड़क बनानी है। सड़क बनाने के साथ और भी कई सारी चीज़ों को देना है। मैं कहता हूँ चाहे आवास योजना हो, चाहे पेंशन योजना हो, और भी कई सारी योजनाएं हैं, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब कुछ हमें देना है। लेकिन उन्हें जब पता है कि 1000-1500 रुपये में जब हमें एक वोट मिल जाना है तो हम विकास क्यों करें, क्यों हम उनको मूलभूत सुविधाएं दें, क्योंकि उन्हें एक वोट की कीमत पता होती है। आज हम देखते हैं कि समाज में 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जो कुछ पैसे और एक बोतल शराब के लिए जो है तो अपना एक वोट बेच करके चले आते हैं। क्या आपके अंदर जो है तो इतनी भी नैतिकता नहीं बची? आपने कभी समाज के बारे में नहीं सोचा? अगर आपने समाज के बारे में सोचा होता तो आज ये स्थितियाँ नहीं होती, क्योंकि चुनावी तंत्र में ऐसा ही कुछ चलता आया है। और रही बात वन वोट ऑफ वैल्यूएशन की, तो वोट ऑफ वैल्यूएशन सिर्फ यही कहता है कि ना कोई जनादेश ना कोई जनाधार, यहाँ पर सीधा सीधा होता है पैसे का तंत्र, और जिसके पास पैसे होंगे, जो पूंजीपति होगा, वो चुनाव लड़ेगा। हारे या जीते एक अलग विषय है, लेकिन चुनाव ऐसे ही लोग चुनाव जीतते आते हैं जिनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बदले में हम बहुत कुछ खो दे रहे होते हैं। बदले में हम क्या खोते हैं? आपको हमने कहा ना कि आप जो है तो अच्छी शिक्षा व्यवस्था खो दे रहे हैं। देखिए, सरकार किसी की भी हो, सरकार की मंशा कभी नहीं होती कि क्षेत्र का भला ना हो, लेकिन सरकार हमेशा अपनी तरफ से प्रयास करती आती है, क्योंकि सरकार अपना मैनिफेस्टो उस आधार पर बनाती है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो आपके धरातल से जुड़े हुए जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनकी ये नैतिकता बनती है कि वो किस तरह से आप तक जो है तो इन सारी योजनाओं को लेकर के आएंगे। ऐसा नहीं कि सरकार ने जो है तो कोई योजना नहीं बनाई, सरकार ने तमाम कई सारी ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिनका आधारभूत जो है तो जनता से सीधा सीधा जुड़ा हुआ हो। तो देखिए, चाहे स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम से हो, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको सरकार लेकर के अपनी चिंता जताती है, और चिंता के साथ साथ सरकार वो सब कुछ कर रही होती है। लेकिन बात आती है कि हमारे जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, हमने जिन्हें विधानसभा के लिए 5 साल के लिए चुन लिया है, वो क्या करते हैं। आपको बताऊं कि धीरे धीरे, जैसे आप देखते हैं ना, एक घड़ा हम टंगा करके रखते हैं, उसमें बूंद बूंद पानी गिर रहा होता है, तो सेम वही स्थिति यहाँ पर होती है। 10 कामों की घोषणा होती है, उसमें से 2 काम कर दिए जाते हैं और 8 काम पेंडिंग छोड़ दिए जाते हैं। एक वोट देने के बाद हमें बदले में ये मिलता है कि 2 काम होते हैं, 8 काम पेंडिंग रखे जाते हैं, और उनका भूमि पूजन होता है, और जो 2 काम हुए थे पिछले उसमें, उसका जो है तो आने वाले समय में फिर लोकार्पण कर दिया जाता है, और फिर भूमि पूजन का दौर शुरू होगा, जिसमें 20 कार्यों की गतिविधि बनाई जाएगी, लिस्ट बनाएगी, और लिस्टिंग में बाकायदा ये तय किया जाएगा कि इन कार्यों को हमें करना है। दूसरी बात ये आती है, मार्केट से जुड़ी हुई कई सारी बातें होती हैं। देखिए, जब अगर हम मार्केट में जा रहे होते हैं तो मार्केट में भी कई सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट यानी कि जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने वोट नहीं दिया होगा। आप एक बात बताइए कि अगर हम कहीं पर टैक्स दे रहे होते हैं, और ये जो सारे पैसे हैं, चाहे मुफ्त की योजना की बात करें या किसी भी तरह की योजना की बात करें, तो ये योजना के पैसे आते कहाँ से? कहीं ना कहीं पर आपके और हमारे ही टैक्स से। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर जो टैक्स का जो सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम पदार्थ है, यानी कि पेट्रोल जो है, जिससे ट्रांसपोर्टिंग से लेकर के सब कुछ चल रहा होता है, जो हमारे दिनचर्या में भी कहीं ना कहीं पर हर दिन हमें ज़रूरत होती है, उन दिनचर्या के बीच में जो है तो एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या पेट्रोल को जीएसटी से क्यों नहीं जोड़ा गया है। हालांकि ये अलग विषय, इसका विश्लेषण मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों और कैसे और किस लिए। तो चलिए, इसके साथ अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। कुछ ऐसी